अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में जो है या आज की ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 17 ऑफ नवंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एंटी टेस्ट में शिरकत करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एंटी टेस्ट में 20 MCQs हमारे जनरल नॉलेज के आते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जनरल नॉलेज के लिए, अगरचे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, लेकिन 2024 के लिए कोई वन शॉट लेक्चर मैं बनाऊं जिसमें कंप्लीट जितने भी एमसीक्यूज हो सके इंपॉर्टेंट मैं उसको एक साथ डिस्कस कर लूं। तो इसी वाले से एक वन शॉट लेक्चर में हाजिर हुआ आपके सामने लेकर, जिसमें 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 2024 के एंटी टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर जो है वो दूंगा। अब आपका ताल्लुक चाहे प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, कॉमर्स से, आर्ट से, कंप्यूटर साइंस से, आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जितने फ्रेंड्स केयू के टेस्ट दे रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। चाहे आप एडमिशन लेना चाहते हो फार्म डी में या डीपीटी में या यूबीआईटी के अंदर बीएससीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स के हैं और आप बीबीए, बीपीए या बीए कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन तमाम के ही टेस्ट में आपके पास ये 20 क्वेश्चंस जीके के इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं एटलीस्ट 50 मार्क्स आपको गेट करना ज़रूरी है फार्म डी या डीपीटी या यूबीआईटी में एडमिशन के लिए। तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर आप इस लेक्चर के या मेरे किसी भी लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, या आपको 100% ऑथेंटिक केयू के पास पेपर्स रिक्वायर हैं 10 ईयर्स के, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 030021522272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं एक बहुत मिनिमम कॉस्ट पर आपको ये तमाम पास पेपर्स के पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी, चूँकि पास पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, दैट्स वाई। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बिना। तो फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर सामने अच्छा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि नोबेल प्राइजेस आर नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो किस फील्ड के लिए नोबेल प्राइज़ से नहीं नवाजा जाता? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीस पर नोबेल प्राइज़ तो दिया जाता है, लेकिन जो म्यूज़िक है इस पर नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन डी है, म्यूज़िक। सेकंड क्वेश्चन है, मैन फ्रॉम विच नेशन हैज़ वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस। किस कौम के लोगों ने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जो है वो हासिल किया है? इसका सी ऑप्शन है, अमेरिका। यूएस ने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस हासिल किए हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ऑस्कर प्राइज इज रिलेटेड टू डैश। ऑस्कर प्राइज या इसको हम ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड किस चीज़ से रिलेट करता है? तो ये फिल्म से रिलेट करता है। फिल्म्स जो होती हैं उनको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाता है। क्वेश्चन 4 है, ओनली पाकिस्तानी टू रिसीव एन ऑस्कर अवार्ड इज डैश। वाहिद पाकिस्तानी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड लिया है उनका क्या नाम है? तो ये यूएस से बिलोंग करती थी, जिनका नाम था शर्मीन उबैद चिनॉय, जो शॉर्ट वीडियोस बनाती थी, और इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। सॉरी, नोबेल प्राइज का ऑस्कर अवार्ड से इनको नवाजा गया, जो कि फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड है दुनिया का। क्वेश्चन 5 है, द नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन विच सिटी। अदब का जो अमन का नोबेल प्राइज होता है वो किस शहर में अवार्ड किया जाता है? तो वो ओस्लो में जो है वो दिया जाता है। ओस्लो जो कि नॉर्वे का एक शहर है, कैपिटल सिटी है। तो यहाँ पर जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ को अवार्ड किया जाता है, इससे नवाजा जाता है जिन्होंने अमन के लिए दुनिया भर में अच्छा काम किया होता है। क्वेश्चन 6 है, हाउ मेनी पाकिस्तानीज हैव वॉन नोबेल प्राइज टिल नाउ। कितने पाकिस्तानियों ने अब तक नोबेल प्राइज़ को जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है, सिर्फ 2 ही लोगों ने अब तक पाकिस्तान से नोबेल प्राइज़ को जीता है। एक हमारे पास है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिनको फिज़िक्स पर नोबेल प्राइज़ मिला है, और सेकंड हमारे पास है मलाला यूसुफजई, जिनको जो है वो पीस का नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी या हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन द नोबेल प्राइज़। तो सबसे पहले जो है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, चूँकि उन्होंने, ये फिजिशिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। इस बुनियाद पर इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 8 हमारे पास है,
हाउ मैनी पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड निशान हैदर, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान टिल नाउ। कह रहे कितने पाकिस्तानियों को अब तक निशान हैदर जो है वो मिल चुका है, जो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 11, 11 लोगों को अब तक निशान हैदर मिला है। क्वेश्चन 9 है, हु इज द ओनली पाकिस्तानी रिसिपिएंट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो शहरी एजाज़ होता है भारत रत्न, वो किस पाकिस्तानी को दिया गया, तो वो है बादशाह खान। तो बादशाह खान जो थे, तो इनको सबसे जो है वो ये वाहिद पाकिस्तानी जिनको इंडिया ने सबसे बड़ा अवार्ड से नवाजा है, भारत रत्न, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान भी कहते हैं, तो बादशाह खान भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, डॉक्टर लिनस पॉलिंग इज द ओनली पर्सन टू हैव वॉन 2 नोबेल प्राइजेस इंडिविजुअली फॉर दिस एंड दिस। मतलब जो लिनस पॉलिंग है, बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, इनको 2 नोबेल प्राइज से नवाजा गया, एक पीस का और एक केमिस्ट्री का। तो पहले उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला और फिर पीस का नोबेल प्राइज़ मिला। तो ए ऑप्शन हो गया, केमिस्ट्री का 1954 में मिला और पीस प्राइज़ 1962 में मिला। क्वेश्चन 11 है, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ बोथ फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री। तो मैरी क्यूरी हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। क्वेश्चन 12 है, नोबेल प्राइज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट डैश। नोबेल प्राइज़ कहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर साल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टॉकहोम, जहाँ पर नोबेल फाउंडेशन मौजूद है। स्टॉकहोम इज़ एक्चुअली द कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन। तो स्टॉकहोम में दिया जाता है। सिर्फ पीस प्राइज़ जो है वो ऑस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में। अदरवाइज रेस्ट जो प्राइजेस होते हैं, लाइक उसमें फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मेडिसिन का है और इसके अलावा लिटरेचर का है, तो ये आपको स्टॉकहोम में जो है वो अवार्ड किया जाता है। क्वेश्चन 13 है, विच इज़ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंडिया का सबसे बड़ा शहरी अवार्ड कौन सा है। तो इंडिया का सबसे बड़ा शहरी अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है, जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिलाल इम्तियाज है। क्वेश्चन 14 है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज इन डैश। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो दुनिया के अजूबों में से एक है, तो ये कहाँ मौजूद है, इटली में है। तो ये लाइक सॉर्ट ऑफ एक मीनार टाइप की है जो कि थोड़ी सी टेढ़ी है, तो वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये लीन कर रही है हल्की सी, है तो किसी एक 15 डिग्री इस तरह की कोई डिग्री पर ये बैंड हुई भी है। क्वेश्चन 15 है, शेकल इज द करेंसी ऑफ डैश। शेकल जो है वो किस मुल्क की करेंसी है। तो ये इसराइल की करेंसी है शेकल, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 16 है, बेबीलोन इज अ सिटी इन डैश। बेबीलोन जो है वो इराक का शहर है, जिसको बाबुल का शहर भी कहते हैं हम लोग हैं। ये बहुत एंशिएंट एक सिटी है बेबीलोन। 17 है, कैपिटल ऑफ बहामास इज डैश। बहामास का कैपिटल क्या है, दिस इज एक्चुअली नसाओ। तो नसाओ जो है वो बहामास एक कंट्री है, उसका कैपिटल है। क्वेश्चन 18 है, ऑस्ट्रेलियाज कैपिटल इज डैश। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, दिस इज एक्चुअली कैनबेरा। तो अक्सर बच्चे हमारे पास सिडनी लगा देते हैं, बट याद रखिएगा कि सिडनी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सिडनी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल नहीं है, इट इज कैनबेरा। अगरचे सिडनी ज़्यादा फेमस है, लाइक पाकिस्तान में फेमस कराची है, बट कैपिटल इस्लामाबाद है। 19th है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी क्या है, दिस इज एक्चुअली येन, जिसको हम जापानीज येन भी कहते हैं। ये जापान की करेंसी है। क्वेश्चन 20 है, डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ रशिया। रशिया की करेंसी क्या है, रशिया की करेंसी है रूबल। तो रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। 21 है, द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज डैश। न्यूजीलैंड का कैपिटल कौन सा जो है वो सिटी है, दिस इज एक्चुअली वेलिंगटन। बहुत सारे बच्चे इसको ऑकलैंड लगा देते हैं, बट ऑकलैंड इज नॉट द कैपिटल, ओके। सो वेलिंगटन इज द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड, सो दिस इज करेक्ट आंसर, दैट्स ए ऑप्शन। क्वेश्चन 22 है, phnom पेन इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये हमारे पास कंबोडिया जो है ना, कंबोडिया का कैपिटल है, जो एशियन कंट्री है। तो डेनमार्क का नहीं होगा, चूंकि डेनमार्क का तो हमारे पास है कोपेनहेगन। कनाडा भी नहीं हो सकता, कनाडा का हमारे पास जो कैपिटल है दिस इज ओटावा। और क्यूबा भी नहीं हो सकता, क्यूबा का कैपिटल हमारे पास है हैवाना या हवाना। तो दैट्स सी ऑप्शन करेक्ट है।
23rd MCQ है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान जो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसका कैपिटल हमारे पास क्या है, दुशानबे। तो मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। डोडोमा आई डोंट नो अबाउट दिस। डेमेस्कस जो है, दिस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। सो द ऑप्शन इज डी, दुशानबे। क्वेश्चन 24 है, डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की जो नेशनल करेंसी है, दिस इज फ्रांक। एंड 25 है, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की नेशनल करेंसी क्या है, दिस इज यूरो। तो जर्मनी में यूरो चलता है। एक वक्त पहले जर्मन मार्क चला करता था, डिश मार्क जिसको हम कहते थे, बट नाउ यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जर्मनी। एंड और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के यूरो ही हैं। 26 है, द नेशनल करेंसी ऑफ श्रीलंका है। श्रीलंका में रुपीस चलते हैं। तो बहुत सारे कंट्री में रुपीस चलता है, जैसे कि नेपाल है, या फिर इस तरह से इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। इन कंट्रीज में रुपी हमारे पास जो है वो चलता है, करेंसी उनके। क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जो नेशनल करेंसी उसको वॉन कहा जाता है, डी ऑप्शन। 28 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पैराग्वे। पैराग्वे का कैपिटल किसका कैपिटल है। तो इसमें हम इसको जो है ना बेटा, एलिमिनेशन मेथड से भी चल सकते हैं। जैसे रशिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पैराग्वे। रशिया तो एक कंट्री है, रशिया तो हो ही नहीं सकता था, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द कंट्री। बाकी लंदन कैपिटल है, लेकिन लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, नॉट द कैपिटल ऑफ पैराग्वे। इस तरह अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की। तो अब देखो, अब सिर्फ क्या बच गया, एसोंसियोन। दिस इज एक्चुअली द कैपिटल सिटी ऑफ पैराग्वे। पैराग्वे एक हमारा साउथ अमेरिकन कंट्री है। 29 है, द कैपिटल ऑफ रशिया इज डैश। रशिया का कैपिटल क्या है, तो ये तो ऊपर मैंने बता दिया आपको, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। द कीव इज द सी ऑप्शन, जो कीव है, तो ये हमारे पास, दिस इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। 30 है, कंपाला इज द कैपिटल ऑफ डैश। कंपाला किसका कैपिटल है। अब जो कीनिया का नहीं हो सकता, कीनिया का है नायरोबी। इस तरह से इजिप्ट का हमें पता है, इजिप्ट का कायरो है, और लीबिया का हमारे पास होता है ट्रिपोली। तो बच गया हमारे पास युगांडा, जो एक अफ्रीकन कंट्री है, तो इसका कैपिटल हमारे पास कंपाला है। तो इसमें भी एलिमिनेशन कर सकते हैं हम। 31 है, ऑस्लो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ऑस्लो किसका कैपिटल है। अब देखिए, स्पेन का कैपिटल हमारे पास है, दिस इज मैड्रिड। स्पेन का तो मैड्रिड है। जहाँ तक अच्छा कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा का ओटावा है। नॉर्वे की बात करते हैं, नॉर्वे का कैपिटल हमारे पास है ऑस्लो। सॉरी, हाँ यस, ऑस्लो नॉर्वे का ही बताना है। तो नॉर्वे का कैपिटल हमारे पास ऑस्लो है। और जब फ्रांस की बात करते हैं, तो उसका कैपिटल हमारे पास है पेरिस। तो 31 का ऑप्शन है डी। 32 है, हवाना इज द कैपिटल ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, बोलीविया जो है वो, सॉरी क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल हमारे पास है हवाना। 33 है, सना इज द कैपिटल ऑफ डैश। सना किसका कैपिटल है। तो देखिए, इजिप्ट का कैपिटल हमारे पास होता है कायरो, काहिरा जिसको हम कहते हैं। और यमन का कैपिटल हमारे पास होता है, दिस इज यस, जॉर्डन का जो कैपिटल हमारे पास है वो अम्मान होता है। तो यमन का कैपिटल है, दिस इज एक्चुअली सना। तो सना सिटी इज द कैपिटल ऑफ यमन। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। 34 है, द मॉनेटरी यूनिट ऑफ बांग्लादेश इज डैश। मॉनेटरी यूनिट किससे कहा जाता है, दिस इज सेम एज करेंसी। कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है, दिस इज टका। तो टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है। 35 है, द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया इज डैश। इंडिया की नेशनल करेंसी क्या है, दिस इज सिंपली रुपीज है, जिसको इंडियन रुपीज भी कहते हैं, या इसको हम शॉर्ट में कहते हैं INR, मीन्स इंडियन रुपया, इंडियन रुपीज। 36 है, द नेशनल करेंसी ऑफ द US इज डैश। ये तो इजी है, US जो है वो US की नेशनल करेंसी डॉलर है, और डॉलर तो बहुत कंट्री में चलती है, ये USD है, ठीक है। 37 है, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ UK। UK की नेशनल करेंसी क्या है, दिस इज पाउंड स्टर्लिंग।
जिसको GBP भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। 38 है द नेशनल करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डैश, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। 39 है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की जो नेशनल करेंसी है दिस इज रैंड, RAND, रैंड, तो दिस इज द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। बाकी पाउंड आपको पता है, पाउंड इस ये हमारे पास यूके की करेंसी है। या फ्रांक की जब बात करते हैं तो फ्रांक इज एक्चुअली द करेंसी ऑफ फ्रांस, और दिनार जो है वो करेंसी दिस इज ऑफ कुवैत। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो गया कि रैंड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। MCQs 40 है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में भी हमारे पास डॉलर ही चलता है, न्यूजीलैंड डॉलर, डी ऑप्शन। 41 है डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की नेशनल करेंसी का नाम है अफगानी, ठीक है। 42 है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ नेपाल, तो नेपाल की नेशनल करेंसी क्या है, भी एशियन कंट्री है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें भी आपके पास रुपीस चलता है। 43 है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना, तो चाइना की नेशनल करेंसी हमारे पास होती है युआन, बी ऑप्शन। 44 है द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इज डैश, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, दिस इज काबुल, इज द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। 45 है द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज, अर्जेंटीना जो है वो उसका कैपिटल ब्यूनस आयरेस है। कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, तो ये नहीं हो सकता। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, so that's why A option है, that is Buenos Aires which is the capital city of Argentina। MCQs 46 है कि the capital of Austria is dash, ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है, so ऑस्ट्रिया का कैपिटल हमारे पास है वियना, A ऑप्शन। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है। 47 है द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, जैसे भी मैंने बताया दिस इज बाकू। 48 है द कैपिटल ऑफ बहरीन इज डैश, बहरीन का कैपिटल क्या है, बहरीन एक हमारा गल्फ कंट्री है, इसका कैपिटल हमारे पास है मनामा, जबकि दोहा जो है वो दिस इज द कैपिटल ऑफ कतर एंड जिद्दा इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। आई तो पोर्टो नोवो आई डोंट नो किस कंट्री का है, बट इसका 48 का ए ऑप्शन है मनामा। 49 द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज डैश, बांग्लादेश का कैपिटल तो एवरीबॉडी नोज ढाका है, तो ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। MCQs 50 है द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज डैश, तो बेल्जियम का कैपिटल क्या है, दिस इज ब्रसेल्स। 51 है द कैपिटल ऑफ ब्राजील इज डैश, तो ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया, ए ऑप्शन। 52 है, अच्छा ब्राजील का कैपिटल हमारे पास ब्राजीलिया है, कुछ बच्चे इसको जो है ना वो रियो डी जेनेरियो भी लगाते हैं। रियो डी जेनेरियो एक सिटी तो है, सिटी ऑफ ब्राजील है, बट नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील, दैट्स वाई रियो डी जेनेरियो इज नॉट द करेक्ट आंसर। 52 है द ऑथर ऑफ द बुक टाइम मशीन इज डैश, अब टाइम मशीन एक बुक है, इसके ऑथर का नाम क्या है, इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, तो दिस इज अ टाइम मशीन। अच्छा टाइम मशीन हमारे पास एक साइंस फिक्शन एक मूवी है या साइंस फिक्शन एक बुक है, और साइंस फिक्शन ज़्यादातर याद रखिएगा कि इंग्लिश में किसने लिखा है, H.G. वेल्स ने लिखा है, तो ये H.G. वेल्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, जो सबसे मशहूर राइटर है साइंस फिक्शन लिखने के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। MCQ 53 एनिमल फार्म वॉज रिटन बाय, एनिमल फार्म भी एक नॉवेल है जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, तो ये फेमस बुक्स हैं, इनके राइटर्स के नाम याद रखिए। 54 है वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय डैश, वॉर एंड पीस ये जो नॉवेल है किसने लिखा, तो इसको लिखा है लियो टॉल्स्टाई ने, टॉल्स्टॉय ये भी एक मशहूर राइटर इंटरनेशनल। 55 है हु रोट द बुक 40 रूल्स ऑफ लव, तो एलिफ शफक ने लिखा है इस किताब को 40 रूल्स ऑफ लव को।
क्वेश्चन 56 है, द वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय, जो वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है उसको एडम स्मिथ ने लिखा है। एडम स्मिथ जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, मौशियात का बानी, एडम स्मिथ। अब कार्ल मार्क्स ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था द कैपिटल, या जर्मन में लिखा है तो दास कैपिटल। तो ये हमारे पास जो है वो कार्ल मार्क्स की बुक है। तो जो वेल्थ ऑफ नेशन है जिसमें कैपिटलिज्म के बारे में बताया गया है तो वो एडम स्मिथ ने लिखा है, ठीक है। 57 है, फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटन बाय, तो ये लिखने वाले हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस को लिखा है किसने, जेन ऑस्टिन ने लिखा है। तो जेन ऑस्टिन का नॉवेल है ये भी एक मशहूर राइटर इंग्लिश में। 58 है, हु हैज़ रिटन द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है इस किताब को, इंडिया विंस फ्रीडम। 59 है, द बुक गलिवर्स ट्रैवल वाज रिटन बाय, तो इसको लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने, जिसमें जो है वो एक गलिवर नाम का एक शख्स लिलीपुटन आइलैंड में बोनो के देश में जाकर फंस जाता है, सुना होगा आपने कहानी बचपन में। MCQ 60 है, हु रोट द बुक द प्रिंस, किसने इस किताब को लिखा जिसका नाम था द प्रिंस, तो निकोलो मैकियावेली नाम के राइटर ने इसको लिखा है। द प्रिंस नाम की किताब कोई भी मशहूर किताब है। 61 है, द बुक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस वाज रिटन बाय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस जो बुक है उसको किसने लिखा है, तो इसको बर्ट्रांड रसल ने लिखा है, मतलब जीत की फतेह, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस तो वो, या खुशी की फतेह, तो ये बर्ट्रांड रसल ने लिखा, जो कि एक एमिनेंट मैथमेटिशियन और फिलोसोफर है 20th सेंचुरी के। 62 है, द सेलिब्रेटेड नॉवेल द गॉड फादर वाज ऑथर्ड बाय, तो गॉड फादर जो है वो एक मूवी भी है, आपको पता है इटालियन मूवी है द गॉड फादर, और IMDb रेटिंग में सबसे टॉप पर चलती है, ये नंबर 1 पे हमेशा से है। तो गॉड फादर नाम के नॉवेल को लिखा किसने था, तो मारियो पुजो नाम का जो इटालियन एक राइटर था जिसने गॉड फादर को लिखा था। 63 है, जुल्फी माई फ्रेंड इज़ अ बुक रिटन बाय, जुल्फी माई फ्रेंड ये किताब किसने लिखी, वो पिलो मोदी नाम के एक शख्स ने लिखी थी, ठीक है। शाहनवाज भुट्टो पर ये किताब थी जुल्फी माई फ्रेंड। 64 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 1984, तो इस किताब को भी जॉन ऑरवेल ने लिखा है, जिस तरह एनिमल फार्म को लिखा है, तो 1984 भी इनका एक मशहूर एक नॉवेल है। 65 MCQ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, तो इसको अरुंधति रॉय ने लिखा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 66 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सैटानिक वर्सेस, शैतानी आयात, अभी इस्लाम के मुखालिफ की किताब थी जिसको एक शख्स सलमान रुश्दी ने लिखा था, तो ये सैटानिक वर्सेस बैंड बुक है चूँकि उसमें गलत बातें लिखी हैं इस्लाम के खिलाफ। 67 हु रोट द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉरएवर, तो ये लाइन किसने लिखी, ये लाइन लिखी जॉन कीट्स ने, जो एक मशहूर पोइट है इंग्लिश लैंग्वेज के, तो सेकेंड ईयर में आपने इनको पढ़ा होगा। इनकी एक नज़म हमने पढ़ी थी ना, लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन के नाम से, तो ये वही थे। इसकी फर्स्ट लाइन यही है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो ये एक नज़म आपने पढ़ी होगी। 68 है, द फर्स्ट हिस्ट्री बुक वाज रिटन बाय, सबसे पहली किताब तारीख़ की दुनिया में किसने लिखा, तो वो हेरोडोटस ने लिखा था। हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन था जिसने दुनिया के सबसे पहले समझो तारीख़ को जिसने लिखना शुरू किया, दैट वाज हेरोडोटस। क्वेश्चन 69 है, द फेमस बुक एना कैरनीना रिटन बाय डैश, तो एना कैरनीना को लिखने वाले भी हमारे पास लियो टॉल्स्टॉय हैं। 70 है, द हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन K2 इज डैश मीटर, तो K2 की जो हाइट है वो कितने मीटर है, दिस इज 8611 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। इसके बाद MCQ 71 है, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज डैश, सबसे बड़ा ओशन दुनिया का कौन सा है, दिस इज एक्चुअली पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है ये। 72 है, हड़प्पा इज सिचुएटेड नियर डैश इन पाकिस्तान, हड़प्पा जो है वो कहाँ वाक़ है पाकिस्तान के, तो साहिवाल जो पंजाब का एक इलाका है उसके करीब ही जो है वो हड़प्पा एक एंशियंट एक सिविलाइजेशन है जो वहाँ पर मौजूद थी, आज उसके रूइंस वगैरह हैं जो लोग अक्सर देखने जाते हैं। 73 है, एटना इज़ अ वॉल्केनो इन डैश, एटना या माउंट एटना ये एक आतिशफिशा पहाड़ है किस कंट्री में, तो इट इज़ सिचुएटेड इन इटली, इटली में ये बहुत बड़ा एक वॉल्केनो या आतिशफिशा पहाड़ मौजूद है।
74 है, विच लेक इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कौन सी झील दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है? तो उसका नाम है कैस्पियन सी। वैसे नाम से आपको सुनने में लग रहा है कि यह समंदर है, बट दिस इज एक्चुअली एन अ लेक, कैस्पियन सी। उतना बड़ा है कि इसके नाम के साथ सी लगाया जाता है, बट एक्चुअल में कैस्पियन सी ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये एक लेक है या एक झील है। 75 विच कंट्री इज नोन एज अ लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, किस कंट्री को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन मतलब आधे सूरज की सरजमीन कहा जाता है? सो दिस इज एक्चुअली जापान। सॉरी, मैंने जापान कह दिया, गलत आंसर बता दिया। तो ये नॉर्वे को कहते हैं हम लोग द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, चूंकि आधी रात में भी सूरज बाहर निकलता है साल के कुछ मंथ्स में, तो उसको मिडनाइट सन कहा जाता है। 70 चूँकि पोलर रीजन है, चूँकि नॉर्थ पोल के आसपास जो कंट्री होते हैं वहाँ पर मिडनाइट सन का फिनोमिना देखने को मिलता है आपको। 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड इसमें से कौन सा है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ताहिती, ग्रीनलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया का जो जजीरा है वो इन सब में सबसे बड़ा है, दैट्स बी ऑप्शन। है, द स्विस कैनल ज्वाइंस द मेडिटेरेनियन सी विद डैश, स्विस कैनल मेडिटेरेनियन सी को किससे ज्वाइन करता है? तो इसको रेड सी से ज्वाइन करता है। उसके बाद 78 है, फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, सूरज से सबसे दूर कौन सा इन चारों में से? तो नेपच्यून यहाँ पर फारदेस्ट है। 79 है, रिवर थेम्स इज इन विच कंट्री, रिवर थेम्स किस मुल्क में मौजूद है? तो दिस इज प्रेजेंट इन इंग्लैंड, सी ऑप्शन। 80 है, वेयर इज द स्विस कैनल, तो फारदेस्ट प्लेनेट तो मैंने शायद नेपच्यून नहीं लगाया इसमें, ओके। स्विस कैनल कहाँ वाक़ है? तो स्विस कैनल जाहिर सी बात है इजिप्ट में वाक़ है। 81 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द अर्थ ओशियन डिवीजन, कि सबसे बड़ा जो ओशियन है इन सब में से वो कौन सा है? तो जैसे अभी मैंने बताया, सवाल रिपीट हो गया है, दिस इज पैसिफिक ओशियन। 82 है, क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इज इन डैश, दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी का निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है, दिस इज इंडस बेसिन जो हमारे पास इरिगेशन की जाती है। 83 है, विच इंटरनेशनल लाइन सेपरेट्स रशिया एंड पोलैंड, कौन सी लाइन रूस और पोलैंड को अलग करती है? सो दिस इज कॉल्ड अ कर्जन लाइन, ए ऑप्शन। तो ये हमारे पास रशिया और पोलैंड के बीच का बॉर्डर है। 84 है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए, दिस इज सहारा। 85 है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सो दिस इज एक्चुअली रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट वन। MCQ 86 है, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सो पैसिफिक इज द एक्चुअली द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, और यहीं पर सबसे डीपेस्ट मकाम इसका मौजूद है जिसको हम कहते हैं मारियाना ट्रेंच, और चैलेंजर डीप भी जिसको कहा जाता है, तो सबसे डीपेस्ट पार्ट है दुनिया का। 87 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का रेडियस हमारे पास है 6371 किलोमीटर्स, तो ये बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 88 है, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज डैश, तो फर्स्ट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारे पास जो है वो तो एशिया है, एशिया इज द लार्जेस्ट वन, लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट है दिस इज अफ्रीका, अफ्रीका एरिया के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 89 है, द रिवर मैकेंजी इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो रिवर मैकेंजी किस कंट्री में सिचुएटेड है? दिस इज इन कनाडा, डी ऑप्शन। 90 है, द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल ऑन अर्थ इज डैश, अर्थ पर सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो ड्रॉ होता है वो क्या है? दिस इज इक्वेटर, चूँकि वो सेंटर से चलता है इसलिए वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ख़त इस्तिवा जिसको कहा जाता है। 91 MCQs है, विक्टोरिया डेजर्ट इज इन डैश, तो दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया। 92 है, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा गल्फ दुनिया का है गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है। 93 है, स्विस कैनल
सेपरेट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम व्हाट? तो सुइस कैनल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जुदा करता है किससे? लाइक सुइस कैनल सेपरेट करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। नॉर्थ अमेरिका तो इसमें नहीं होगा, चूँकि नॉर्थ अमेरिका को कोई ताल्लुक है नहीं, और एंटार्क्टिका भी नहीं होगा। अब ये जो हमारा स्विस कैनल है, तो ये मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है रेड सी के साथ। तो एशिया से अच्छा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। स्विस कैनल तो नहीं, मेडिटेरेनियन सी होता है, शायद एशिया ही होगा इसमें, क्योंकि अफ्रीका और एशिया के बीच में रिलेशनशिप ये है, क्योंकि वो मेडिटेरेनियन सी से वो जाता है रेड सी तक। 94 है द ब्रिज इन इस्तांबुल विच कनेक्ट्स एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड, दिस इज बॉस्फोरस ब्रिज, या ब्रिज ऑफ बॉस्फोरस कहते हैं जिसको, तो ऑन द सी ऑफ मरमरा। 95 है डैश हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स, तो रशिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं। 96 से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज हेडक्वार्टर्ड इन डैश, तो हेग जो है वो जिस सिटी है, दस हेग शहर का नाम है, और वो द नेदरलैंड्स का हमारे पास जो है वो ये हॉलैंड में मौजूद है। तो नेदरलैंड्स के शहर हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। 97 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन इज लोकेटेड एट डैश, यूएन का हेडक्वार्टर हमारे पास न्यूयॉर्क में है, इन द यूएसए। 98 है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में मेंबर नेशंस टोटल 27 है, 27 मेंबर नेशंस हैं, 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो यूनियन बनाती हैं। MCQ 99 है द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इज डैश, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है। MCQ 100 है NATO, नेटो स्टैंड्स फॉर, तो नेटो हमारे पास होता है दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन। ये एक आर्म्ड एक अलायंस है या मिलिटेंट अलायंस है डिफरेंट कंट्रीज की। MCQ 101 है पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ डैश, तो पाकिस्तान G8 का मेंबर नहीं है, चूँकि वहाँ डेवलपिंग नेशन है सारे। बाकी OIC, ECO और NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ECO है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसका मेंबर है पाकिस्तान। नेक्स्ट MCQ है हेडक्वार्टर्स ऑफ ECO इज एट डैश, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है तो वो तेहरान में है, इन द तेहरान, जो कि हमारे पास ईरान का कैपिटल सिटी है, तो ईरान मेंबर भी है इको का। MCQ 103 है वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स आर एट डैश, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में मौजूद है। 104 है द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ नाफ्टा, नेफ्टा के पार्ट्स कौन है, तो नेफ्टा इज नॉर्थ अमेरिकन, ये हमारे पास जो है ना वो ट्रीटी है, तो नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री आते हैं, USA, मेक्सिको और कनाडा, तो ये नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी है, तो ये तीनों कंट्री आ गए नॉर्थ अमेरिका के। MCQ 105 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ G7 कंट्री, इसमें से कौन से G7 कंट्री नहीं है? जापान, रशिया, फ्रांस और इटली में से रशिया जो है वो G7 का पार्ट नहीं है, ग्रुप 7। MCQ 106 है डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द UN, इनमें से कौन सी UN की एजेंसी नहीं है? तो एशियन जो है वो एशियन कंट्रीज के अंदर मौजूद है, और एशियन में जो है वो UN का ये पार्ट नहीं है। बाकी WHO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये सारे UN के ही सब ब्रांचेस हैं। MCQ 107 है इंटरपोल हेडक्वार्टर्स आर एट डैश, तो इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस जिसको हम कहते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर हमारे पास लियोन में है, इन फ्रांस, फ्रांस के शहर लियोन में। MCQ 108 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस, तो नेटो एक मिलिट्री अलायंस हमारे पास है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की फौजें इसमें मौजूद हैं। 108 है हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर हमारे पास है ब्रसल्स में, ब्रसल्स विच इज़ एक्चुअली द सिटी ऑफ बेल्जियम। MCQ 109 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफ ऑर्गन ऑफ द UNO, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑर्गन कौन नहीं है? तो OIC नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। नंबर 110 MCQs है एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स फॉर डैश, एमनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज़ के लिए काम करती है? तो ये करती है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ के लिए काम करती है।
इसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल को। 111 है G7 इज अ ग्रुप ऑफ डैश। G7 किन कंट्रीज का ग्रुप है? तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास है 7 मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज, वो कंट्रीज जिसकी इकोनॉमी सबसे एडवांस है, उन कंट्रीज में G7 आते हैं। 112 है WHO इज हेडक्वार्टर इन डैश। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिस इज इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में। जेनेवा इज द सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। MCQs 113 है अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ फेमस डैश। अल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस क्या थे? वो एक फिजिसिस्ट थे, माहिर तबियात, फिजिशियन हम कहते हैं डॉक्टर को। 114 है हु इज आल्सो नोन एज अ लेडी विद द लैम्प। किनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, हु इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनका ताल्लुक इटली से था, क्रीमियन वॉर के अंदर उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशंस की थी अपनी। MCQs 115 कुतुबुद्दीन ऐबक इज द फाउंडर ऑफ विच रूलिंग एरा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो बादशाह थे वो किस दौर के बादशाह थे? तो ये थे स्लेव डायनेस्टी, जिनको हम कहते हैं ख़ानदान गुलामा। तो ख़ानदान गुलामा के जो पहले बादशाह थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो गुलामों में से थे, शहाबुद्दीन गौरी के। 116 है हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो सबसे पहले इन्वेंट किया, बनाया। 117 है हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब। दैट्स इजी, थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको हम कहते हैं मैजिशियन ऑफ मेनलो पार्क भी जिनको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इन्होंने इजादात की, मेनलो पार्क का जादूगर कहते हैं इनको, थॉमस एल्वा एडिसन को। MCQs 118 है डेली डॉन वाज फाउंडेड बाय डैश। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये अखबार निकाला। 119 है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल दौर के सबसे पहले बादशाह कौन थे? ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर के बाद फिर हुमायूं आए, हुमायूं के बाद जो है फिर अकबर की बारी आई, जलालुद्दीन अकबर की। MCQs 120 है हु मेड पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान का झंडा किसने बनाया? तो शायद अमीरुद्दीन कुतुबाई नाम था, तो यहाँ नेम में मसला आ गया। अमीरुद्दीन कुतुबाई ने सबसे पहले पाकिस्तान के झंडे को डिज़ाइन किया था। अहमद छागला ने तो जो है वो धुन बनाई थी नेशनल एंथम की। हफीज़ जालंधरी ने नेशनल एंथम लिखा था और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। 121 है ताजमहल वॉज बिल्ट बाय। ताजमहल किसने बनाया था, किस मुग़ल बादशाह ने? दैट्स शाहजहाँ। अच्छा। 122 है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। तो सीरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शाम के, दिस इज़ बशारुल असद। 123 है हु इज़ द PM ऑफ इसराइल। दैट इज़ बेंजामिन नेतन्याहू। 124 है हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का फादर किसको कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। अक्लीदस जिसको उर्दू में हम कहते हैं, ग्रीक एक जो है वो मैथमेटिशियन थे। 125 द यंगेस्ट सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट इज, दैट इज आरफा करीम, बिलोंग्स टू पाकिस्तान। 126 है द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून वॉज डैश। दैट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 127 है हु बिल्ड द आईफिल टावर। तो गुस्टाफ आईफिल ने आईफिल टावर को डिज़ाइन किया था या उन्होंने उसको बनवाया था। 128 है माइकल जैक्सन इज अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ पॉप म्यूजिक। 129 है माउंट एवरेस्ट वॉज असेंडेड इन 1953 बाय डैश। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने उसको सर किया? एडमंड हिलरी ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। 130 है लियोनार्डो डा विंसी कौन थे जिनका ताल्लुक था इटली से असल में? He was a great Italian painter, sculptor and architect, got universal fame from this masterpiece Mona Lisa, drew models of organs such as heart, lungs and worms। ये तीनों करेक्ट है, तो इसका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही कंट्रीब्यूशन थी लियोनार्डो डा विंसी की। 131 है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडवन एल्ड्रिन वर द फर्स्ट टू स्टेप ऑन द मून। तो ये हमारे पास MCQs 131 है। 132 द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एसोसिएटेड विद डैश। तो लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने पेश किया? चार्ल्स डार्विन ने इसको पेश किया, जो एक बायोलॉजिस्ट थे। 133 है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द ग्रेट ड्रामेटिस्ट और डैश। किस कंट्री से इनका ताल्लुक था? आयरिश मैन थे, आयरलैंड से इनका ताल्लुक था।
134 है यूक्लिड वॉज अ डैश। इसका ऑप्शन भी डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। जो ग्रीक मैथमेटिशियन भी थे और जो थ्योरम्स थी ज्योमेट्रिकल थ्योरम वो भी यूक्लिड ने पेश की और बेसिस ऑफ ज्योमेट्री के बारे में बताया। 135 है वेयर वॉज जीसस क्राइस्ट बॉर्न, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ पर हुई? यरूशलेम में हुई, जिस घर में उसको बैतुल लहम कहते हैं। 136 है सितंबर 11 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज मार्क्ड ऑन दिस डे। तो 11 सितंबर को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात हुई। 137 लियाकत अली खान वॉज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी ऑन डैश। लियाकत अली खान की डेथ कब हुई? 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान को शहीद किया गया रावलपिंडी में लियाकत बाग में। 138 प्रिंस डैश ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग डाइड एट द एज ऑफ 99 ऑन 9 अप्रैल 2021। तो प्रिंस फिलिप जो थे हु वाज द हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II, तो इनकी डेथ हुई। 139 है व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड, पाकिस्तान का पहला आइन कब मंजूर हुआ? दिस इज बी ऑप्शन, 1956 में, 1956 में। MCQs 140 है गवादर बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन डैश, गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कब बना? दैट इज सितंबर 9 1958 को गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना और गवादर को पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से हासिल किया था, चूँकि गवादर पहले ओमान का हिस्सा था तो पाकिस्तान तो उससे लिया था। 141 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पाकिस्तान एक्सेप्टेड बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो 1974 में पाकिस्तान ने कबूल किया या तस्लीम किया बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। 142 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड इन, तो पाकिस्तान का दूसरा आइन 1962 में मंजूर हुआ। 143 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन, जिसको करारदाद मकासद कहते हैं, 1949 में पास किया इसको लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। 144 है शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड इन द एयर डैश, 1972 में। वो शिमला कॉन्फ्रेंस एक अलग चीज़ होती है, शिमला एग्रीमेंट एक अलग चीज़ है। तो शिमला मुआहिदा जो हुआ था वो 1972 में हुआ था, 1972 में। 145 है हु वाज द यंगेस्ट निशान हैदर ऑफ पाकिस्तान, सो दैट इज सी राशिद मिन्हाज, जिनका ताल्लुक था पाकिस्तान एयरफोर्स से, PF से। 146 है विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कनेक्ट करने वाले दर्रे का नाम है दर्रा खैबर, दैट इज खैबर पास। 147 इन विच ईयर पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान 28 मई 1998 को न्यूक्लियर पावर बना, दैट्स वाई इसको हम यौम तकबीर के नाम से मनाते हैं 28 मई को। 148 है द फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज ऑफ पाकिस्तान इज डैश, पाकिस्तान में सबसे पहले कौन सा बैराज बना? दिस इज सक्खर बैराज, पाकिस्तान का पहला बैराज सही है। 149 है पाकिस्तान स्टील मिल फाउंडेड विद द हेल्प एंड कोऑपरेशन ऑफ डैश, तो रशिया के हेल्प से पाकिस्तान स्टील मिल बना। 150 है गवादर पोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, डी ऑप्शन। 151 है वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डैश, तो लॉर्ड ए ह्यूम, जिसको हम कहते हैं ना LNO ह्यूम, ये फाउंडर थे, एक ब्रिटिश थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 152 लियाकत अली खान वॉज बॉर्न इन, करनाल में पैदा हुए थे, करनाल के ये नवाब थे, इसलिए नवाबजादा लियाकत अली खान इनको कहते हैं। 153 है हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940, तो मौलवी AK फजलुल हक या AK फजलुल हक ने जो है वो पेश किया था करारदाद पाकिस्तान लाहौर में। 154 है द गैस प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वो कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनती है? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी एक पॉल्यूटेंट है, लेकिन वो स्मोक फॉर्मेशन करती है। तो और जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का कॉज नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। 155 है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय डैश, इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर एक डिवाइस उससे मेजर करते हैं। 156 है द डायनामो इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग डैश, डायनामो एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? वो मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसको डायनामो कहा जाता है। 157 है द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज डैश, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अर्थ में अवेलेबल है उसको हम डायमंड कहते हैं, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एवर नोन। 158 है वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ व्हाट, तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, सर्फ जो होता है। 159 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज गिवन टू द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द साइजेस, तो ये हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं इसमें साइज के हिसाब से, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट है मरकरी। 160 द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन डैश,
सूरज ग्रहण कब होता है? When the moon comes in between the sun and the earth, जब चांद के बीच में आ जाता है सूरज और ज़मीन के। 161 है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे उन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया। इसके बाद 162 है व्हाट इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 163 है विच ऑफ दिस इज नॉट अ मस्कीटो बॉर्न डिजीज? इसमें से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती? तो ये डी ऑप्शन है, गोइटर, जो गंदा पानी पीने से होती है। 1864 है ऑरेंजेस आर अ रिच सोर्स ऑफ डैश? ऑरेंज किस चीज़ का रिच सोर्स है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा विटामिन। तो ऑरेंज एक रिच सोर्स है विटामिन सी, जिससे हमें हासिल होता है स्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम कहते हैं। 165 है विच एसिड इज प्रोड्यूस व्हेन मिल्क गेट्स सॉर? तो दिस इज एक्चुअली मिल्क जब सॉर हो जाता है तो वो लैक्टिक एसिड हमारे पास प्रोड्यूस होता है दूध के फटने से। 166 है पीपल विथ विच ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? तो ओ ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वो किसी को भी ब्लड ग्रुप अपना डोनेट कर सकते हैं। 167 है थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू डिग्री इन द सेम वे एज क्लॉक इज रिलेटेड टू डैश? जिस तरह से थर्मोमीटर का ताल्लुक डिग्री के साथ है तो क्लॉक का ताल्लुक हमारे पास आवर के साथ है, घंटे के साथ है, क्योंकि उसमें डिग्रीज होती है और उसमें आवर्स होते हैं। 168 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर? तो प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? दिस इज मैनोमीटर। और एक बैरोमीटर भी यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज़ करने के लिए, और मैनोमीटर को यूज़ करते हैं कंटेनर में अगर कोई गैस फिल है तो उसके प्रेशर को यूज़ करने के लिए। 169 है द यूनिट ऑफ करंट इज डैश? ओहम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है, वॉट पावर की यूनिट है, एम्पियर हमारे पास करंट की यूनिट है। 170 है द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज डैश? कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है? तो वो थे निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने सबसे पहले बताया था इस चीज़ के बारे में। और इन्होंने जो है वो आज हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पेश किया था, मीन्स सन जो है वो सेंटर में। 171 स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज डैश? अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक की स्टडी को हम लोग कहते हैं सीज्मोलॉजी, क्योंकि सीज्मोग्राफ होता है जो अर्थक्वेक का हमारे पास बन रहा होता है। सीज्मिक वेव्स भी होती हैं जो अर्थक्वेक से हमारे पास आती हैं। 172 है मीटियोरोलॉजी इज द साइंस ऑफ डैश? याद रखिए मीटियोरोलॉजी साइंस ऑफ मीटियोर्स नहीं है, इसमें शहाब साकिब को नहीं पढ़ा जाता। इट इज़ वेदर, मौसमियात को कहते हैं मीटियोरोलॉजी। महकमा मौसमियात को ही कहा जाता है ना कि डिपार्टमेंट ऑफ मीटियोरोलॉजी, और मीटियोरोलॉजिस्ट जो होते हैं माहिर मौसमियात कहलाते हैं। इसका मीटियोर से कोई ताल्लुक नहीं है। 773 ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैंसर के इलाज के माहिर होते हैं। 174 स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज डैश? तो दिस इज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मतलब होता है एग्जिट, समथिंग दैट इज आउटसाइड। तो अर्थ से बाहर या आउटर स्पेस में जिंदगी को ढूंढना एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। 175 है विच डज नॉट कंटेन कार्बन? इसमें से किसमें कार्बन नहीं होता? तो क्ले में नहीं होता, बाकी डायमंड, ग्रेफाइट, कोल ये सब कार्बन की फॉर्म्स हैं। 176 है ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस होती है, जिसको ज़ेरोप्थेलेमिया हम कहते हैं, डिजीज़ एक है ये। नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है इसी वजह से। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। 177 है ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश? तो दिस इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। 178 गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ डैश? गैल्वेनाइज्ड आयरन में किस चीज़ की कोटिंग करते हैं? तो जिंक की कोटिंग करते हैं, ताकि उसमें कोरोजन ना हो, रस्टिंग ना हो। 179 है द इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इज गिवन टू प्रिवेंट डैश? एंटीटॉक्सिन का जो सिरिंज दिया जाता है वो टेटनस के लिए दिया जाता है, ताकि टेटनस को प्रिवेंट किया जा सके। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन होता है उसका, ATS का इंजेक्शन जो कहलाता है, एंटी टेटनस सिरिंज। 180 है फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ डैश? टंगस्टन से बनी होती है, जो कि चूंकि इसकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है इस मेटल की। 181 है जूल इज द यूनिट ऑफ डैश? तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 182 है द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक रिफर्स टू विच गेम? किस खेल में बटरफ्लाई स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है? दिस इज स्विमिंग।
तो स्विमिंग में एक तरीका होता है तैरने का, उसको बटरफ्लाई स्ट्रोक कहते हैं। 183 है हु वॉन द लास्ट लेटेस्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का नाम है अर्जेंटीना। 184 इन चेस विच इज द ओनली पीस एबल टू जंप ओवर अदर पीसेस। तो नाइट या जिसको घोड़ा कहते हैं, ये वाहिद पीस होता है जो जंप कर सकता है। क्वीन और किंग और एलिफेंट जंप नहीं करते दूसरे पीसेस के ऊपर से। 185 द टर्म LBW इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। तो लेड बाय विकेट या लेड बिफोर विकेट। तो क्रिकेट्स में LBW आउट होते हैं। 186 डेविस कप इज द टूर्नामेंट ऑफ डैश। डेविस कप जो है वो किस चीज का टूर्नामेंट होता है? सो दिस इज द टूर्नामेंट ऑफ टेनिस। तो टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है, डेविस कप कहते हैं। 187 है हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है 4 बार दुनिया में। रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, 4 टाइम्स विनिंग है पाकिस्तान की हॉकी वर्ल्ड कप में। 188 है हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान वन द ICC चैंपियंस ट्रॉफी। तो एक ही बार जीता है 2017 में पाकिस्तान ने, जो लेटेस्ट अभी है। नेक्स्ट 2025 में पाकिस्तान में ही होना है चैंपियंस ट्रॉफी। 189 है द फास्टेस्ट सेंचुरी रिकॉर्ड इन ODI ऑफ शाहिद अफरीदी वॉज ब्रोकन बाय। तो शाहिद अफरीदी ने 37 बॉल्स पर सेंचुरी बनाई थी, जिसको बाद में न्यूजीलैंड के एक प्लेयर कोरी एंडरसन ने इसको ब्रेक कर दिया था। देन AB डिविलियर ने भी उसके बाद ब्रेक किया, बट जो फर्स्ट टाइम ब्रेक किया था वो कोरी एंडरसन ने किया था। 190 ड्यूरेशन ऑफ अ फुटबॉल गेम इज डैश मिनट्स। तो फुटबॉल के गेम हमेशा 90 मिनट का होता है। अगर गोल नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम दिए जाते हैं 15 मिनट्स के। 191 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं, जो ग्रीक एक हिस्टोरियन थे, मोरिख थे। 192 एडोल्फ हिटलर कमिटेड सुसाइड इन डैश। एडोल्फ हिटलर ने 1945 में वर्ल्ड वॉर के खात्मे पर जब जर्मनी हारी तो उस पर उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। 193 है बिफोर इंडिपेंडेंस यूक्रेन वॉज पार्ट ऑफ डैश। आज़ादी से पहले यूक्रेन जो था वो USSR का हिस्सा था, सोवियत रूस का। 194 है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन विच ईयर। पहली जंग अजीम कब शुरू हुई? तो 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 का खात्मा हुआ। 195 रेनेसांस, जिसको निशाते सानिया कहते हैं यूरोप का, वो किस कंट्री में सबसे पहले शुरू हुआ? इटली से स्टार्ट हुआ और वहाँ पर लियोनार्डो डा विंसी, इस तरह के लोग वहाँ पर पैदा हुए जिन्होंने यूरोप को दोबारा से उरूज बख्शा। 196 से द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑफ न्यूयॉर्क वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम डैश। न्यूयॉर्क में जो फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो फ्रांस की तरफ से दिया गया गिफ्ट है, और जिसको डिज़ाइन करने वाले का नाम भी गुस्ताफ आइफेल है, जिसने आइफिल टावर बनाया था। उसी ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी डिज़ाइन किया। 197 इन डैश अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रॉम इंग्लैंड। अमेरिका ने आज़ादी किस ईयर में हासिल की? जिसे 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ UK से या यूनाइटेड किंगडम से। 198 ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय फेमस मुगल एम्पायर। ये रिपीट हो गया था, शाहजहां। 199 है बाबर वॉज द किंग ऑफ डैश एट द टाइम ऑफ हिज इन्वेजन ऑफ इंडिया। जब इंडिया पर हमला किया बाबर ने तो उस वक्त बाबर कहाँ का बादशाह था? तो अफगानिस्तान का बादशाह था, और मुगल बादशाह अफगानिस्तान से ही आए थे इंडिया, हिंदुस्तान। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन डैश। पानीपत की पहली लड़ाई किन लोगों के बीच में लड़ी गई? तो वो पहली लड़ाई जो लड़ी गई वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई, जो पहली लड़ाई थी। तो इसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली और जो बालाजी बाजीराव जो थे मराठाओं के बादशाह, उसकी भी दूसरी जो पानीपत की लड़ाई वो लड़ी गई। तो ये बेटा ये हमने 200 MCQs यहाँ पर डिस्कस किए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के लिए। तो ये वन शॉट में 200 MCQs है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए साल के केजू के टेस्ट के लिए। तो उसको ठीक तरह से आप इसको याद कर लें और ये लेक्चर में। और अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर्ड है या अगर आपको केजू के पास पेपर्स रिक्वायर्ड है एंटी टेस्ट की तैयारी करने के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करें तो मैं आपको इसके पेपर्स वगैरह भेज दूंगा ताकि आप तैयारी कर सकें। 17 नवंबर को आपका टेस्ट है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट के लिए। तो इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर संडे सिम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।